नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम बात करने वाले हैं माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब से, बड़े भाई साहब से, जिनका एक लंबा अनुभव पत्रकारिता में, कला संस्कृति के क्षेत्र में, राजनीति के एक दर्शक और टिप्पणीकार के क्षेत्र में रहा है। तो आज जो उथल-पुथल राज्य में और जयपुर से शुरुआत दूसरे शहरों में राज्य के पहुँचेगी कि कला संस्कृति के संस्थानों की क्या आज परिस्थिति है, किस तरह से उन्हें अनदेखा किया जा रहा है और उस परिस्थिति को हम तो ये मानते हैं कि कभी भी अगर वो गड़बड़ा गई है किन्हीं भी कारणों से, कभी भी उसको सँभाला जा सकता है। तो इस विषय के लिए पे चर्चा करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री अशोक आत्रेय साहब को। भाई साहब प्रणाम, स्वागत है आपका बात 25। नमस्कार। मुझे लगता है कि आज का दिन कुछ हंगामे का तो नहीं होगा, किंतु एक विचलन का और एक दिशा दर्शन की तरफ हम जाएंगे। निश्चित रूप से जब बातचीत करेंगे, जी, जब जी भाई बात साहब। दूर तलक जाएगी, जी भाई साहब। दूर तलक तो जाने की बात आती है, तो फिर पुनः हम वहीं जाते हैं जहां से संसदीय भारत का निर्माण शुरू हुआ। वो दैट जी, वाज संधि का, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से हम जब डेमोक्रेसी की तरफ आ रहे थे, जी, तो दो बड़े दिग्गजों का एक संवाद हुआ था एक स्पेशल परिस्थिति में। जी। वो संवाद रामधारी सिंह दिनकर और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था कि जब चलते चलते संसदीय किसी सभा में या कहीं सीढ़ियां चढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ा गए, हुँ। तो रामधारी सिंह दिनकर ने उनको संभाल लिया। जी। तो उस समय नेहरू जी ने, जैसा सुनने को मिला, आगे पीछे कुछ बात हो सकती है, इधर उधर की होगी, तो नेहरू जी ने कहा थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे संभाल लिया। हाँ, हाँ। तो दिनकर ने कहा कि जब राजनीति लड़खड़ाने लगती है तो संस्कृति उसको संभाल लेती है, संभाल लेना चाहिए। अब ये संवाद काफी रेफरेंसेस से जुड़ा हुआ है और संस्कृति और कला और संस्कृति और राजनीति से सीधा संवाद है, सीधे सरोकारों से जुड़ा हुआ है, और एक अपने आप में एक फार्मूला है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर टाइप का फार्मूला हो गया है। संस्कृति जी, और राजनीति जो संबंध है और जो विच्छेद, जो आपसी रिलेशनशिप है, या जो टकराव है, या जो भूमिकाएं हैं, या जो संवाद के बाद एंटी संवाद या सिंथेसिस की जो बात आती है, उसको लेके यदि हम बात करें, तो जैसा अभी आपने शुरुआत की कि संस्थानों के स्तर पर आज हुँ, जो संस्कृति का विकृतीकरण हुआ है, हुँ। उसके बुनियादी क्या कारण है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जी, आप बोलिए। जी, भाई साहब, अब आप काफ़ी दूर अजमेर रोड की तरफ रहने लगे हैं, मतलब हम कहाँ रहते हैं और उधर से आने-जाने में ही कई तरह की समस्याएँ, शहरीकरण हो चुका है, दुनिया भर का ट्रैफ़िक है और जी, शहर के बीच में रामनिवास बाग में स्थित है रवींद्र मंच। जी, अभी बिल्कुल सही है। अभी 22 तारीख को आप वहाँ आए थे। तो वो जी, दृश्य देख के, उस भवन की परिस्थिति देख कर के, वो उजाड़ भवन, वो क्या बात। फूट वो काले और मतलब उनका मसाला झड़ रहा है और किस तरह से एक उजाड़, तो आपको कैसा लगा? मैं तो अभी कुछ दिनों पहले भी गया था, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा समय हो गया होगा। तो आपकी जी, जो स्मृति रही है रवींद्र मंच की क्या और बात है। जी, 22 दिसंबर को जब आप वहाँ का आगमन हुआ, तो आपने क्या देखा? आपने महसूस क्या किया भाई साहब उस समय? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी बात महसूस यही हुआ कि उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। ये भी जी। दिवाली थी, वो भी दिवाली है, ये उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली। तो ये तो हुँ। पोइट्री हुई, ये तो पोएटिक रियलेशन हुआ। दूसरी जी। जो अनुभूति हुई कि मैं जैसे शमशान घाट में आ गया हूँ। यानी मुझे ऐसा लगा कि मैं जीवन के एक ऐसे छोर में चला गया हूँ जहाँ मृत्यु इसकी नियति है और मृत्यु का एक्सपोज़र हो रहा है बुरी तरह से। द डेथ हैज़ बिकम द रियलिटी ऑफ द डे। तो ये इस तरह का जो दृश्य, जो अपने आप में फंतासी इसको कह सकते हैं, यदि मुक्ति बोध को हम याद करें, तो मुक्ति बोध ने अंधेरे में एक कविता लिखी है, और वो कविता सर्वव्याप्त कविता है और एक पूरी की तरह से सिविलाइजेशन का एक
डिकोडिशन है, सिविलाइजेशन का एक विकृतीकरण है। तो ये विकृतीकरण का एक अल्टीमेट फॉर्म जवाहर कला केंद्र तो अभी खैर बन गया, एक नया एक आधार, एक इकाई है। किंतु रविंद्र मंच का जो हाल हुआ, यानी रविंद्र मंच की कल्पना जो हुई पूरे देश में, रविंद्र मंच बनाने से शुरुआत हुई कि हम जगह जगह पूरी राजधानियों में रविंद्र मंच बनाएंगे। शुरुआत जी, वहां से जी, करिए। जी, पुनः वहीं जाते हैं स्वप्नदर्शी नेहरू की तरफ। नेहरू जी। सपने बहुत अच्छे देखे, हुँ, उनको इम्प्लीमेंटेशन भी वो करते थे। ऐसा नहीं कि नेहरू ने कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किए, हुँ, हुँ, किंतु उनकी रचना प्रक्रिया, उनके साथी जो संगी साथी थी, या जो उनकी पार्टी जो थी, या उनका जो संगठन था, या उनका जो चरित्र था, या उनकी पार्टी का जो चरित्र था, या उनकी जो मैनिपुलेशन की जो भूमिकाएं थी, और जो उनका जो तरीका था काम करने का, वो गांधीयन विचारधारा से बहुत दूर था। और वो इट वाज टोटली एन इम्पोजिशनल वे टू क्रिएट थिंग्स। चंडीगढ़ उन्होंने बनाया, किंतु चंडीगढ़ इसलिए सरलता से अच्छी तरह से बन गया कि उसमें कारबूजे जैसा एक बड़ा आदमी था, और कोई इंटरफीरेंस नेहरू ने नहीं किया, तो वो सफलता से चीजें बन गई। रविंद्र मंच को हम देखते हैं तो लगभग पूरे देश में रविंद्र मंचों की जो कल्पना की ही गई है, वो रविंद्र मंच लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। और जवाहर कला केंद्र से पहले का जो हमारा सांस्कृतिक आधार था, जिसकी यादें मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से जुड़ी हुई है, मैं भी 80 साल का हो गया, तो मैं मानता हूं कि द बेस्ट पीरियड आई हैव सीन आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज रविंद्र मंच इन जयपुर। राजस्थान में कहीं ऐसी कोई जगह नहीं थी पहले, या रियासत काल में झालावाड़ में एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो, या राम सिंह जी के समय में यहाँ जयपुर में एक बड़ा थिएटर था। किंतु आजादी के बाद जी जो चीज देखने के सामने आई थी, रविंद्र मंच था, उसको लेके संभावनाएं थी, और उसको लेके हम बहुत सारी बातें सोच रहे थे। दुर्भाग्य से उसकी परिणति जी। बहुत ही खराब हुई, और वो उस बदहाली को हमने देखा। तो भाई साहब, एक तरह से ये प्रतीक है रवींद्र मंच, मतलब आरंभ का भी, और आज की हम ये अंत तो नहीं कह सकते। हम तो ये कहते हैं कि एक बीच की तात्कालिक परिस्थिति है जिसके अंदर सुधार आ सकता है, क्योंकि ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि सुधार की संभावना हमेशा रहती है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों। तो जी। अब इस विपरीत परिस्थिति में आपके इतना बड़ा अनुभव है राजनीतिज्ञों के साथ बातचीत करने का, विभिन्न विषयों पे उनसे विमर्श करने का, किस तरह से वो निर्णय लेते हैं, सिर्फ राजनीतिक ही नहीं भी बहुत-बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट जो हैं, उनसे भी। तो अगर हम्म। हम ढूँढने की कोशिश करें आपकी मदद से, कि हम्म। ये इस तरह की जो घाल-मेल और इस तरह का जो एक अत्याचार ही कहेंगे, जैसे मैं कई बार मेरे ध्यान में आता है, अभी याद आ गया, कई बार भूल जाते हैं हम, कि एक घटना इंग्लैंड की बताई जा रही है सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय की, हम्म। जहाँ चर्चिल के सामने एक बजट लाया गया, हम्म। और बजट में कुछ कल्चर के फील्ड में जो भी एक्सपेंडिचर था, उसको उनके पास जो लाने वाले ब्यूरोक्रेट या दूसरे छोटे मंत्री थे, उन्होंने उसको घटा दिया था। तो वो चर्चिल की नज़र में आ गया, तो उन्होंने कहा, भाई ये आर्ट एंड कल्चर में हमने क्यों कटौती की है? तो उन्होंने कहा, साहब जो है ये मतलब कम बजट है, ये करना है, वो करना है। तो उसने कहा कि अगर हम कल्चर, आर्ट और कल्चर को नहीं बचा पा रहे हैं, तो हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? सही बात है, बहुत सही बात है, दिस इज वेरी ट्रू, बहुत ही सही बात। मतलब हमारे यहाँ आर्ट और कल्चर बस समझता है कि एक टूरिज्म बहुत इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन जिस तरह से टूरिज्म हमारे यहाँ प्रमोट किया जाता है, आप तो उसको भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बहुत जी। ही एक घटिया तरीका है। मतलब उसमें कोई समग्रता नहीं है। मतलब कहीं पे जी, टूरिस्ट आके बैठ जाते हैं, उनके सामने माधव कुछ सिंह, नाच आप दिखा बहुत दिया सही, जाता है। आपकी जी, बात का ही एक रेफरेंस में ही कह रहा हूँ कि अभी जब आपने मुझे वहां बुलाया था रविंद्र हाँ। मंच में, तो हम सभी आपके ने आने, बुलाया था वैसे, मैंने नहीं, हाँ, हम सभी ने बुलाया। हम सभी लोग आए थे वहां, इकट्ठे हुए थे। तो ये जी, एक बहुत सहजता से एक बात उभर के सामने आई थी, वो आपसे ही रिलेटेड है, जो आप बात कर रहे हैं उसी से संबंधित है। मैं वहां जी। 10-12 थिएटर के लड़के थे जिनसे मैं बात कर रहा था, हुँ, और वो बात करते करते ये बात आ गई थी कि भाई ये जो कुछ हो रहा है जी। उसका मतलब क्या है। हुँ,
तो अब फिर मेरे बात शायद डिस्कनेक्ट हो गई, मैं क्या कहना चाहता था मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, किंतु मतलब इससे कुछ बात निकलेगी निश्चित रूप से, हम आगे बात करेंगे। मैं दोबारा उसको रिवाइवल करूंगा कि व्हाट वाज द रियलिटी एंड व्हाट आई टोल्ड टू द बॉयज जो थिएटर के लोग थे। उनसे मेरा अजीबोगरीब बातचीत हुई और मैंने कहा कि हम इस स्थिति में आ गए हैं कि अब मेरे ख्याल में इसका डिमोलिशन ही होना चाहिए रिवाइवल की जगह। डिमोलिशन हो के एक नया स्वरूप बने, या इसका रिवीजन हो, इसका नहीं मैं रिवीजन हो तो तरीके से रिवीजन हो। यानी इस बिल्डिंग को मैं आपसे निवेदन करूं कि जब रविंद्र भवन बनाया गया तो यहाँ एक राइनोसेरस जो बड़े वाले जो हाथी होते हैं ना, उनको क्या रिनो, म्यूजियम से रिनो ये शब्द आ गया था। यहाँ एक रिनो को दफनाया गया था, उस जमीन पर रविंद्र मंच बनाया गया। मैं आपको ये रियलिटी बताता हूँ, जब यहाँ पर सिंह वगैरह या जो म्यूजियम के साथ में जो अपना जो था शेरों का रखने का जो जगह थी, वहां एक बड़ा गैंडा हाथी मर गया था, तो उस गैंडा हाथी को यहाँ दफनाया गया। उसी दफनाई हुई जमीन पर ही हमने रविंद्र मंच खड़ा किया। तो मेरे ख्याल में तो इसका तो निश्चित रूप से इसके किसी शव पर, गैंडे की शव पर जो खड़ा हुआ है भवन, उसकी तो नियति आप जानते हैं क्या होता है। तो गैंडा जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, गैंडा, और ये भवन निर्माण या संस्कृति जो है हमारी ये एक डेमोक्रेसी है। जो ब्यूरोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आकर के आपके सामने। नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट जहां तक आप डिमोलिशन की या नष्ट करने की बात है, तो हम तो ये कहते हैं कि इस परिस्थिति में जो सरकारी तंत्र है, अब सरकारी तंत्र का आपको मालूम है कि अब उसी का रोल है सब। ये उसको क्रिकेट क्लब नहीं बनाए, इसको डिमोलिशन करें कि तो कल्चरल सेंटर, एक बड़ा कल्चरल इंटरनेशनल सेंटर बनाए, मेरा कहने का यह। अब इसमें एक वृत्तांत है, उसकी कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर ये चर्चा का मूल से हम भटक जाएंगे। तो फिर हम आप देखिए कि हम पहुंचे वहां से, शुरुआत करके वहां से बातचीत करके उस उस रविंद्र मंच को हमने देखा, जहां हम सभी ने अपना एक बहुत लंबा समय गुजारा है। वहां पे हमने ही नहीं, हमारे सारे साथियों ने और जो आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी गुजारा है, उसको अपने उच्चतम शिखर के आयामों में देखा है। और उस समय जो हमें अनुभूति हुई, वो आपने उसकी व्याख्या बहुत ही एक मतलब अपने तरीके से की है। फिर हम वहां से पहुंचे हुए जवाहर कला केंद्र में। अब वहां पे एक ज्ञापन देना था भाई साहब, मतलब ये सारी चीजें कुछ कहती है ना आपने, मतलब जो कुछ घटना हमारे सामने, और ये हर दृश्य, उसके दृश्य के पीछे कथा है, और फिर पटकथा है, और फिर लेखक की और निर्देशक। ये कल तक का जो मेरा अनुभव था उससे भी मुझे मालूम पड़ा कि ब्यूरोक्रेसी बुरी तरह डरी हुई है आप लोगों से या हम लोगों से, पता नहीं चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। नहीं, ब्यूरोक्रेसी बहुत ही शक्तिशाली है। देखिए, सारे तंत्र पे उसी का राज है, विभिन्न कारणों से। कहीं कहीं ब्यूरोक्रेसी को जैसे अच्छी तरह से जगह बता दी गई है, उनसे काम लिया जा रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में है, मतलब एक अमूलचूल परिवर्तन है। मतलब बदल वो ही सिस्टम, अगर लीडरशिप बेटर हो, अगर हम उस पे जाएं के कारण, तो वो ही मतलब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हर साल आना जाना रहा है, बनारस भी आना जाना रहता रहा है, बहुत सारे वहां पे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, वो एक तरह से रोज रोज की बातचीत है। तो आप ये देखिए कि उससे ज्यादा नष्ट और भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी एक निम्नतम स्तर पे चली गई थी, लेकिन पिछले 7-8 साल में ही एक एबल लीडरशिप ने उसको बदल के रख दिया है। वो सब काम वो ही कर रहे हैं जो कि पहले करते नहीं थे। तो ये तो एक लीडरशिप की बात है। तो हमारा दृष्टिकोण तो ये है कि नहीं, वहां पे जब हम जवाहर कला केंद्र पहुंचे, एक भी अधिकारी वहां नहीं था। जब हल्ला हुआ, प्रेस ने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया, ये बात सामने गिरी, तो वहां पे लोग तो सुन रहे थे, उनके भी लोग सुन रहे थे। तो फिर किसी अधिकारी को बुलाया गया भागते दौड़ते, ताकि कम से कम ये ना कहा जाए कि वो तो मीटिंग तो हो ही जाती है ना उनकी। उन्होंने कहा कि साहब मीटिंग चल रही थी। अरे भाई, आपका आउटपुट नहीं, आपका आउटपुट तो कुछ है नहीं। आपके आउटपुट में और आपके क्रियाकलापों में दुनिया भर की धांधली है। तो मीटिंगों का नाटक, मीटिंगों का भी एक नाटक है भाई साहब। मीटिंगों का, कम से कम सरकारी मीटिंगों का अगर हम देखें तो एक नाटक है। बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े मोटे पेट वाले अफसर,
बड़े-बड़े शक्तिशाली लोग, हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट, और अंत में क्या होता है, जयपुर की जैसी भीड़ भरी स्थिति है, उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? सड़कों पे गाड़ियाँ, भाई साहब 20 किलोमीटर का सफ़र कई बार मैं 2.5 घंटे में पूरा करके आया हूँ। तो वो तो एक इतर बात हो गई कि ब्यूरोक्रेसी ने सिर्फ़ कला संस्कृति क्षेत्र में जो कुछ उनका योगदान है, वो तो हमें दिख रहा है सामने। वो रवींद्र मंच वो की जो भग्नावशेष है, उसको दिख रहा है। कला संस्कृति का ट्रैफिक जाम हो गया है, और अब यहाँ पर वो जो रिक्शा चल रहे हैं ना, वैसे रिक्शा चालकों की अब जरूरत है, संस्कृति कर्मियों की जरूरत नहीं है, जो वो मुख्य बाजार से या मुख्य सड़कों से पर तो नहीं आए, और गली कूचों में निकल के अपने अपना प्रदर्शन, नाट्य कला का, नृत्य का, गाने का, बजाने का प्रदर्शन गली कूचों में करते रहे। जैसे पहले के जमाने में भिखमंगे कलाकार करते थे, मांगणिया बार तो अब बहुत ऊंचे हो गए, किंतु वो जो कलाकार थे वो सड़क में घूमते थे, साधु संतों की तरह रहते थे, बड़े बड़े कल्चरल उन्होंने अपने झेले अनुभव और बड़े बड़े काम किए हैं। यानी लवकुश की भी जो परंपरा रही, बहुत बड़ी परंपरा रही। लवकुश तो वाज हेरिटेज, रामचंद्र जी के बेटे थे, पर उन्होंने सारी रामायण कथा से कही। ऐसे कथाकारों की जो सड़क साफ कथाकार है, उनकी शायद जरूरत पड़ेगी आगे आने वाले समय, और रिफाइंड तो मैं तरीके एक से सोचने वाले लोगों की नहीं है कलाकारों। जी भाई साहब, तो मैं तो एक दृश्य आपके सामने लाता, क्योंकि हम ई कलाकारों की जरूरत है अब हमें, ई रिक्शा की जगह ई कलाकारों की जरूरत है। चलिए ई कलाकारों की खोज। नहीं, अब कुछ चीज़ें क्या है ना कि हमारे सामने होती हैं, कुछ दूसरे व्यक्तियों के सामने होती हैं, उसके बारे में हम सुनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको सुन के हम अर्थ निकालते हैं। केवल हम वहाँ खुद उपस्थित नहीं होते, लेकिन उसकी जी। ध्वनि या उसकी बातचीत कहीं आती है, वो मीडिया के तरीके से या और तरह से भी आती है। तो राजस्थान के कल्चरल क्षेत्र के एक उच्चाधिकारी की बातचीत कुछ दिनों पहले ये है। हम्म। हम्म। उच्चाधिकारी इतने बड़े हैं कि कला संस्कृति का विभाग उनके पास था। मैं जानबूझ अच्छा। के नाम नहीं ले रहा हूँ, जी। क्योंकि सबकी परिस्थिति करीब-करीब ऐसी है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कला संस्कृति के केंद्र, ये जो अफ़सर लोग हैं, उनके या तो पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह देखे जाते हैं, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कह, यही बात सही है। पनिशमेंट राजस्थान पो में तो सही। या छुट्टी की पोज़ीशन के, या तो ये है कि भई जयपुर में कोई काम है, जयपुर में या कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, मतलब ये बार-बार सिद्ध हो चुका है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है। और रह गया माधव सिंह जी, एक विकल्प भी रह गया, कुछ लोग चाहते हैं ऐसी पोस्टिंग, क्योंकि उनका जो पर्सनल काम है वो संस्थागत काम में बदल देते हैं। सारी प्रिविलेजेस, सारी सुविधाएं, सारा बजट, सारा फंडिंग, सारी योजनाएं उनका पर्सनल जो रिलेशनशिप है, बजाय पब्लिक रिलेशन के, वो पर्सनल रिलेशन में खत्म हो जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, किंतु जिन्होंने सरकारी खर्चे से अपने घर को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया, ऐसे बहुत लोग हैं। जिन्होंने सरकारी खर्चे से अपनी किताबें छपवा ली, जिन्होंने सरकारी खर्चे से देश विदेश की यात्राएं कर ली, और अपने साथ पार्टीबाजी करके संस्कृति का जितना विकृतीकरण किया जा सकता कर दिया। और वो आपका रूरल आप संस्कृति के नाम पर, रूरल संस्कृति के नाम पर, ग्रामीण संस्कृति के नाम पर हमने बीकानेर हाउस, उदयपुर हाउस, फला हाउस बना दिए। जवाहर कला केंद्र के पैरेलल हमने हाउसेज की एक अलग अलग कल्चर बनाई, जो झोंपड़ी वाले हाउसेज बना दिए। क्या कहना क्या चाहते थे हम उनसे, मुझे बताइए आप। मैं आपसे बात मैं तो कह रहा आपने हूँ कि आपने आपने जवाहर कला केंद्र के अंडरग्राउंड से काम होना चाहिए, इनमें खुदाई होनी चाहिए, इसमें बहुत हुँ, सारी मूर्तियां निकल के आएंगी। चाहिए आप जी, आगे बोलिए। आप ये दार्शनिक रूप में कह रहे हैं निश्चय ही, लेकिन मैं ये हमारी त्रासदी है जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग जिनका एक लंबा अनुभव है, उन महाशय का नाम भी पहचान गए होंगे, और उनका संबंध भी जवाहर कला केंद्र से रहा है। ये बहुत सारे लोग जान गए होंगे। इस तरह की चोरियाँ, बट इस तरह उनके की एक बहुत चोरियाँ, बड़े, उनके एक इस बड़े तरह शिष्य की अशोक वाजपेयी उनके शिष्य थे। अशोक वाजपेयी के वो गुरु थे। अच्छा, अशोक वाजपेयी जिन्होंने भारत भवन बनाया, उनके वो गुरु थे। ही वाज जी, हिज जी। टीचर। सो एनीवे, हूसोएवर इज ग्रेट, ही वाज अ ग्रेट हाँ, मैन। अब हम आज की परिस्थिति में आते हैं कि ये किस तरह से, मतलब आप ये देखिए कि सबसे पहले जो अ,
जो ये जो एग्जीक्यूटिव्स मतलब यहाँ पे जो अफसरशाही है, उसमें जी, वो बोल रहे हैं आप मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि कुछ दिनों पहले कुछ लोग गए थे, अपनी इसकी शुरुआत की बात करते हैं हम, जो भी अभी चल रहा है कि भई ये सब में एक पुनर्स्थान होना चाहिए, फिर उसमें सुधार बहुत सारे होने चाहिए। तो उन्होंने कहा भई तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? कलाकारों की तो समस्या ये होती है कि वो जो है वो कूलर नहीं चल रहा है, सफाई नहीं हो रही है, पीने का पानी नहीं है। मतलब ये क्या परिस्थिति है कि ये कलाकारों की समस्या इतनी होती है, तो उसमें 2-3 बातें आती हैं, लेकिन मुख्य तौर पे तो उनकी ज़िम्मेदारी तो बड़ी है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हुँ, कोई लड़के बच्चे गए हैं, उन्होंने कोई अपनी बात कह दी होगी, तो उससे वो इतने बड़े-बड़े अफ़सर जिनको नीति निर्धारित करनी है, जिनको संचालन करना है इतने बड़े फंडों का और इतने महत्वपूर्ण फंडों का, कई बार फंड का साइज़ महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। जैसे कला संस्कृति की बात जो विंस्टन चर्चिल समझ रहे थे, मेरे ख्याल में भारत में हुँ, अभी किसी को नहीं आई। मतलब वो विज़न कहाँ है हमारा अगर वो विज़न अगर वो दृष्टि होती, तो हम ये परिस्थितियाँ रवींद्र मंच बस को इस हाल में थोड़ी देख रहे होते। आप ये जी, देखिए बिल्कुल सही बात। एक संस्थान में कुछ लोग 4-5 लोग मिलके उस पूरे संस्थान की कार्य पद्धति को, उसकी दिशा दृष्टि को ही भ्रमित कर देते हैं। तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए आपको, मुझे, तो बाद में आए हैं हम लोग जो नौजवान साथी हैं उनको क्यों आना पड़ा? हुँ, मतलब ये बहुत ज़रूरी, सुपरविज़न क्या हुआ आपका? बहुत ज़रूरी है। आपका ये कौन-सा बहुत सुपरविज़न? बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप। ये किसका सुपरविज़न है? मतलब ये आपका या मेरा काम है कि किसी संस्था में चलती हुई गड़बड़ियों को जो 1 साल, 2 साल से नहीं चल रही हैं, 2500 साल से चल रही हैं, आप 80 साल की उम्र में अजमेर रोड से उठ के आएँगे? हुँ, धूप में बैठेंगे? तब इन लोगों को ये समझ में आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे जवाहर कला केंद्र की बात की जाए, तो इन लोगों ने मिलके भाई साहब जो इसका संविधान है, उस संविधान में सुधार होने चाहिए, उस संविधान में अगर लागू हो जाए, कुछ सुधारों के हुँ, साथ में, तो जी, अधिकतर समस्याएँ कम से कम वहाँ समाप्त हो जाएँगी। फिर दूसरे संस्थानों के बीच में भी एक दृष्टि मिलेगी, भी एक संस्थान हुँ, चल रहा है। हुँ, यहाँ सही कह शायद जो जितने भी अफ़सर आए हैं, हुँ, उन्होंने उस संविधान के बारे में जानकारी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन 4-5 लोगों ने जो कि कब्जा बटा के बैठे हैं इस संस्था पे, उन्होंने कभी ये चीज़ सामने ही नहीं लाई है। क्योंकि क्यों लाएँगे वो सामने? क्योंकि उनकी शक्ति तो इससे रहती है ना कि वो शक्ति अगर संविधान हो जाएगा, गवर्निंग काउंसिल बन जाएगी, है ना? हुँ, गवर्निंग काउंसिल बन जाएगी तो फिर उनके हाथ में जो ये जो गड़बड़ी करने के सारे मैं आज सामने आपको बता रहा हूँ इसमें, कोई उसमें मतलब इस ये जो कुछ चल रहा है इसको रोकने के लिए हुँ, कुछ दुष्ट लोगों ने ये कहा है, मतलब वो लाखों की बात कर रहे हैं। हुँ, मतलब जी, कैश और काइंड की बात कर रहे हैं, इतनी हिम्मत है उनकी। हुँ, हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है। हिम्मत है हुँ, कि इसको बंद करो यार, क्या झंझट झमेला लगा रखा है, इतना तो कैश ले लो और इतना बड़ा प्रोग्राम ये कहा गया है भाई साहब। इसका हाँ, हाँ, नहीं साक्ष्य होता। कोई भी नहीं, जिनको कहा गया है वो भी नहीं दे पाएँगे क्योंकि उनके पास, लेकिन जिस तंत्र में इतना लंबा भ्रष्टाचार, इतने हुँ, लंबे समय से चल रहा है कि कुछ लोग अपनी डिग्रियों में गड़बड़ियाँ करके हुँ, इस संस्थान के पास में इसके कोई नियम कायदे कानून नहीं है कि किस आधार पे तो जो इसके कर्मचारियों को रखा जाएगा, किस तरह से क्या किया जाएगा, इस संस्था के पास नहीं है। ऑटोनोमस तथाकथित ऑटोनोमस संस्था है ये, जिसका संविधान, हमारे यहाँ संविधान वो की बड़ी बातें होती है ना भाई साहब। आर्कियोलॉजी या आर्काइव डिपार्टमेंट से एक अफ़सर यहाँ पिछले 17-18 साल से 20 साल से काम कर रहा था, सारा सर्वे-सर्वा वही था और लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हो गए। कोई सोचने तो उस समझने और समय सारे देखिए जो एजुकेशन देखिए ये एक मतलब ये इसको इसमें इस मामले में जो बजट आ रहा है, पहली तो बात ये है कि भई हम 2 रवींद्र मंच की आज की जर्जर अवस्था और जवाहर कला केंद्र में गड़बड़ियों की अवस्था, ये हुँ, दोनों चीज़ें मिलके एक एक सामने हमारे बहुत ही भयावह चित्र लाती हैं कि जिन लोगों की ज़िम्मेदारी है इन चीज़ों को देखना, वो देख नहीं रहे हैं। तो अंत में तो फिर
नौजवान लोगों को सामने आना पड़ा और फिर उनका जोश और उनकी मेहनत देख के आपको और हमको भी सामने आना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल लगा तो मुझे ये भी कि मैं तो कभी इस तरह के आयोजनों से कभी जुड़ा ही नहीं रहा जीवन में। मित्रों की जी, वजह से मुझे लगा चलिए लेट लेट अस आल्सो सी व्हाट इज द रियलिटी एंड लेट्स एक्सप्लोर इट। अभी कल परसों ही जो मैंने डिस्पैच डाला है उसका भी लोग अभी विरोध कर रहे हैं, उसका उसका सोच रहे हैं कि मैंने क्यों लिख दिया। मुझे लगता है कि मेंढकों को तराजू पर नहीं तोला जा सकता, ये बात रियलिटी ये है। कुछ मेंढक ही रहेंगे भी। अब ये तो इस जीवन है, इस जीवन में चोर मतलब सभी तरह के इस वन में सभी तरह के जीव-जंतु पाए जाएँगे। तो जो है जो जिसको कहते हैं पैरासाइट्स सब जगह होते हैं। तो जी लेकिन कहने का मतलब आपकी मदद से हम इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि आपका इतना लंबा अनुभव है, तो कुछ नौजवान साथियों को भी कई चीज़ें देखने समझने को मिलेंगी, कि आपने उसका वो शीर्ष काल देखा है। 1963 के अंदर जो है ना स्थापना हुई रविंद्र मंच की। हम तो एक जी प्रतीक रूप में देख करके कह रहे हैं कि उसका तो सुधार होना चाहिए। लेकिन सिर्फ रविंद्र मंच की बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट, अब जैसे क्या कहते हैं अपने कुमार जी बता रहे थे, हम्म, जो है कुमार राजीव बता रहे थे हम्म। कि 60 करोड़ की लागत से एक संस्था प्राइवेट फंडिंग से बेंगलोर में है, आज उसमें लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इतना पैसा तो या इसके करीब-करीब पैसा रविंद्र मंच के तथाकथित रिनोवेशन के नाम पे खर्च हो चुका भाई साहब। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए अभी हाल ही में जो बजट की स्थिति प्रावधान था उसका मुझे जानकारी थोड़ी सी मिली है हुँ, कि 5,000 की राशि 3,000 लोगों में पिछले वर्ष में बांटी गई। हुँ, तो ये लगभग 1 करोड़ और 15 लाख रुपए के आसपास है जो बढ़ गई, चली गई। यानी इस बाय हुँ, द एंड ऑफ दिस मार्च, मार्च से पहले ही बढ़ गया, वो पैसा निकल गया। अब हुँ। जो वो पैसा किसके पास गया, किस-किस ने उसको शेयर किया, कितने लोगों ने कितना पैसा मिला, इसका इसका हिसाब-किताब कोई देने वाला नहीं है। क्योंकि ये सवाल ही बहुत ज़रूरी है कि ये पैसा किसको दिया गया, क्यों दिया गया, कब दिया गया? अभी मार्च एंड के समय और पैसा खर्च होगा। यानी 1 करोड़ 15 लाख रुपया जो है वो दे दिया दिया जा चुका है, बाकी कुछ बचा नहीं है। और बाकी जो कुछ भी एक बजट है उसमें एयर कंडीशनिंग में, गाड़ियों में, हवाई जहाज में, आने-जाने वाले लोगों में, खाने-पीने वाले लोगों में बाँट दिया गया। अब वो कलाकारों में किस कलाकार, देखिए एक अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात उठाई थी कि एक नाटक जो होता है, उसको दोबारा करने के लिए 1 साल लग जाता है। यदि एक नाटक से एक चरित्र भी यदि चला जाए, तो उसको दोबारा नहीं किया जा सकता। जबकि ये नाच-गाने और ये इस तरह की जो परंपराएँ हैं, गाने बजाने वाली, तो आप 1000 बार करा लीजिए, इनकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। वो सारा पैसा उनको बाँट दीजिए आप उनको। उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो रवीन्द्र मंच के नाम से भांड जश्न मनाए जा रहे हैं। नाटकों का मैं बुराई है, नाटकों के खिलाफ नहीं हूँ, नाच-गानों के खिलाफ नहीं हूँ। किंतु वो जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो केवल ये ड्रामा इज डिफरेंट, नाटक बहुत अलग चीज है। किंतु ये जो गाना बजाना जिस तरह से परंपरागत लोक नाट्य के नाम से भी जो हो रहा है, एक लोक नाट्य वो है जो उदयपुर में होता है और ट्राइबल एरियाज में होता है, और एक लोक नाट्य जो रिपीटेटिवली होता है, जो आप 1000 बार करा लीजिए कि उसमें कुछ तो ज्यादातर जो पैसा जा रहा है वो रिपीटेटिव परफॉर्मेंसेस करने वाले लोग कलाकार हैं, जिनको लोक नाट्य के नाम से उनको पैसा दिया जा रहा है। न लोक नाट्य के नहीं, पास पैसा जा रहा है, न क्लासिकल थिएटर वालों के पास जा रहा है, और यदि जा रहा है तो 5,000, 2,000, 1000, 3,000 इस तरह से दिया जा रहा है। अच्छा, जी भाई। विचार करने वालों के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। चिंतन करने वाले, लिखने वाले, लेखक, कलाकार, लेखक आते ही नहीं उसमें। कला के क्षेत्र में लेखकों का कोई योगदान नहीं है रविंद्र मंच में। नहीं, एक और बात है भाई साहब, जैसे कला संस्कृति विभाग में मतलब हम तो सिर्फ यही रखें ना कि भई जी हम ये ऐसा क्यों ना माने कि जिस तरह से जवाहर कला केंद्र चल रहा है, उसी तरह से करीब-करीब सारे सरकारी विभाग वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सही इसका है। 9 करोड़ का बजट है, केईओ का 90,000 करोड़ का बजट है। हम्म, लेकिन प्रवृत्ति तो वही, हम क्यों ना माने कि दे आर जस्ट द replication, a common एग्जैक्टली। representation of how bureaucracy works। मतलब वो लोग जो
मतलब जो लोग दूसरी जगह जो लोग उन्होंने कमाल जवाहर कला केंद्र में आके जो कमाल किया है, तो वो दूसरे विभाग में जाएँगे, कोई उससे अलग करेंगे क्या? अब यहाँ डू यू फील पनिशमेंट के लिए डू यू फील या जवाहर कला रिक्रिएशन के लिए आए हैं? जवाहर कला केंद्र क्या अपेक्स बॉडी है राजस्थान की कल्चर की? अपेक्स बॉडी है नहीं, क्या ये? नहीं, फिर अपेक्स क्या बॉडी नहीं है। ये क्या है जवाहर ये? कला केंद्र ऑटोनॉमस बॉडी है, ऐसा कुछ है। इसका संविधान भी है, लेकिन इसका जो संचालन है वो सरकार के पास है। सरकार ने कुछ इसके जो अब इसके संविधान पे बात अलग से करनी पड़ेगी, नहीं तो ये चर्चा लंबी हो जाएगी। उसमें ये सारे प्रावधान हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और विभिन्न कलाओं के विशेषज्ञ मिलके गवर्निंग बोर्ड बनेगा, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, वो पूरे साल का कार्यक्रम तय करेंगे, है ना? अब जैसे हमने एक आप ये एक रिएक्शन देखिए आप, क्योंकि हुँ, ब्यूरोक्रेसी सोचती है, उनके सोचने के तरीके क्या हैं, उसमें निश्चय सुधार तो होना चाहिए। कि जब हमने कहा कि भई ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के 200 लोगों का क्लब बन के रह गया है, बाहर के हाँ, वही बात। प्रोग्राम नहीं आते, तो बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी का सीधा-सा तरीका ये है कि तो फिर तो हमें रिसोर्सेज़ हम जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में हमको अपॉइंटमेंट करने पड़ेगा, भई उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको तो हुँ, गवर्निंग बॉडी यहाँ पे बननी है, फिर वो उसमें विभिन्न क्षेत्रों के लोग आएँगे, विभिन्न विधाओं के लोग आएँगे, वो आपस में विमर्श करके बताएँगे, आपको उसको एग्ज़ीक्यूट करना है यहीं पे बैठ करके, उनको बुलाना है, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी है, उनको पेमेंट करना है और उनको भेज देना है। और पूरे ठीक। साल का कैलेंडर बना है। आज कोई भी कला स मतलब सब लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। रवींद्र मंच मतलब जवाहर कला केंद्र रवींद्र मंच को बड़े ऑडिटोरियम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? मतलब हुँ, इस जवाहर कला केंद्र ने अपनी उत्पत्ति के बाद में 2093 के बाद में आज आप देख लिए कितने हो गए 32 साल हो गए, 33 होने वाले हैं। हुँ, उसमें जयपुर से बाहर कोई कार्यक्रम नहीं किया है, एक आधा छोड़ दीजिए। हुँ, राजस्थान के बाहर कोई कार्यक्रम नहीं किया है। हुँ, देश के बाहर तो किया मतलब आप राजस्थान की कला संस्कृति को नए आयाम देंगे, उसको फैलाएँगे, उसका विस्तार-विचार करेंगे, उसका प्रशिक्षण देंगे, तो आपने दिया कब है? आपने तो नहीं दिया। हुँ, सही तो है। इसलिए नहीं दिया कि दृष्टि नहीं है। वो लोग जिनको के कार्यक्रम की स्थापना क क कार्यक्रम का छोटा-मोटा संचालन करना था, वो निर्णायक बन के बैठ गए। थिंक टैंक एक शब्द है। जी। हमारे यहाँ कोई थिंक नहीं है। हुँ। थिंक टैंक नहीं है, थिंक बुलडोज़र्स हैं। नहीं, आप ये देखिए ना कि आप जब तक जाएँगे नहीं ब्यूरोक्रेसी ये एक मूल मंत्र है जो मेरे ख़्याल में बड़े-बड़े राजनीतिक के जो थिंक हैं उनको भी समझना चाहिए कि जब तक आप हाज़िर नहीं होंगे हुँ, बिल्कुल और सही बात है। अधिकतर हाज़िर वो होते हैं जो कि याचक की मुद्रा में होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। सारे के सारे लोग याचक की मुद्रा में हैं तो ब्यूरोक्रेसी को इस बात की आदत पड़ चुकी है कि जो आदमी उनके सामने आएगा वो याचक की मुद्रा में कमर झुका करके बिल्कुल सही कह रहे हो। साष्टांग बहुत सही, प्रणाम करता आएगा, उसी से वो बिल्कुल सही, प्रसन्न रहता है। सही बात। भई आप हमें कैसे बता सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए? भई क्यों नहीं हुँ, बता सकते? एक सड़क पे चलने वाला आदमी उसको दिक्कत हो रही है तो वो बता सकता है बड़े से बड़े इंजीनियर को कि ये सड़क पे ये दिक्कत है। हम यूज़र हैं ना, हुँ, आप जो क्रिएट कर रहे हैं, उसके यूज़र हैं हम, बहुत अन्य लोगों के साथ भी। तो वैसा भी ये लंबी चर्चा है। हमने 2 परिप्रेक्ष्य में आपकी मदद से रवींद्र मंच के भवन की हुँ, आज की स्थिति, वो भवन ही नहीं है मतलब आप ये देखेंगे कि मैं भूल गया वो चित्र लगाना कि हुँ। मतलब ओपन एयर थिएटर जिसकी 2500 कैपेसिटी है, वो किस बर्बाद स्थिति में है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने उसका चित्र लगाया, मैंने देखा है वो। और ओपन हाँ, एयर थिएटर की जो दुर्दशा हुई है, दिखाई दे रहा है, वो शमशान घाट है वो। कल्चर का, मतलब आप ये संस्कृति का। यहाँ पता नहीं है लोगों को कि यहाँ इतना हाँ, बड़ा मैंने ओपन एयर तो थिएटर मेहंदी है। हसन को मैंने देखी इसी ओपन एयर थिएटर में मैंने मेहंदी हसन को और सितारा देवी को सुना है। और उसके जी भाई बाद साहब। रात को 2:30 बजे हम लोगों ने सरकारी वहाँ पर कैंप में वहाँ पर 2:30 के बाद प्रोग्राम रात को रखा है। यानी बड़े-बड़े दिग्गजों के सारे डांस, ड्रामा, थिएटर सब यहाँ हुए हैं। तो ओपन एयर थिएटर में क्या नहीं हुआ? किंतु आज जो स्थिति हो रही है, उसकी कल्पना नहीं कर सकता। दिस ठीक है ऑलमोस्ट भाई रूइन्ड। साहब, तो एनीवे, जी,
मैं फील नहीं, की इस विषय में इस कब्रगाह में से ही हमें नए जीवन की तलाश करनी पड़ेगी और इस राख के ढेर में से चिंगारियां निकालनी जी पड़ेगी। भाई राख साहब, के ये ढेर जाने क्या आपकी ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेर है शोला है न चिंगारी। जी जय भाई हो साहब, बात, जय हो, नमस्कार। आपके भाई साहब, आपके आपका आपका धन्यवाद। आपकी मदद से हमने इस विषय के कई आयाम हैं, तो उनको समझने के लिए फिर आपसे भी चर्चा करेंगे, कुछ और विद्वानों से भी चर्चा करेंगे, फिर एक मिलके भी चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, विभिन्न पक्ष हमारे भी सामने आए हैं। जैसे आपने जो रवींद्र मंच देखा है, या आपके 10 साल बाद हमने जो देखना शुरू किया है, वो आज के लोगों को उसके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है कि किस तरह से एक भाई साहब, एक के बाद एक 6 रिहर्सल में हिस्सा लेना। एक दिन में 6 हम रिहर्सल। बहुत बड़ी बात, इस इट्स बात में हिस्ट्री। एक दिन में 6 रिहर्सल हो रही है, तो वो शो भी तो हो रहे हैं ना एक के बाद एक। तो वो एक बहुत बड़ी अलग बात। परिस्थिति। उसमें उसमें भी सुधार हो सकते थे। लेकिन आज तो जिस तरह से एक खंडहर में तब्दील हो चुका, उसमें कई परिवर्तन करने की, और हम डेफ़िनेटली इन सब कठिन परिस्थितियों के बाद ही हमको पॉज़िटिव तो सोच रखना ही पड़ेगा कि भई जी इसमें सुधार की संभावनाएँ हैं। जिन भी लोगों ने गलतियाँ की हैं, एक लीगेसी सिस्टम है, पुरानी गलतियाँ हुई हैं, अभी भी कुछ गलतियाँ हो रही हैं, उनको सामने ला कर के उनको समझ कर ही सुधार जो है वो संभव है। और उसमें आप जैसे जो है वो जो वरिष्ठ गुणीजनों की और जिनका अनुभव एक रहा है, उनकी भी राय देने की ऑलवेज बड़ी आवश्यक। प्लेजर, ऑलवेज ए प्लेजर, माय बेस्ट थैंक यू विशेस। वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने इस चर्चा को और इस विषय को अपनी एक लंबे दीर्घ अनुभव के कालखंड से और उससे समझाने का प्रयास किया। तो आपके पास फिर लौटेंगे भाई साहब। अ, आपका बात 25 में स्वागत है। धन्यवाद। तो कला संस्कृति के क्षेत्र में आज की परिस्थितियाँ, रवींद्र मंच का भग्नावशेष भवन, उसका उजड़ा हुआ मुक्ताकाश मंच, एक बहुत लंबे समय से चलती हुई जो है उसको उपेक्षा को दर्शाता है। उस उपेक्षा के कई सारे आयाम हैं। तो उस पे हमने बातचीत की, और आज की परिस्थिति में जवाहर कला केंद्र पे पहुँचे, तो वहाँ कोई ज्ञापन लेने के लिए कोई सरकारी अधिकारी वहाँ पे उपस्थित नहीं था। फिर उनको भी कोई ढूँढ लगी होगी, जब प्रेस ने ये प्रश्न करने शुरू किए, तो कोई अधिकारी को वहाँ पे तुरंत-फुरत बुलाया गया, फिर वो ज्ञापन किसी तरह से लिया गया, लेकिन ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी थी। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आएगी होगी, तो आप चैनल बातचीत को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बातचीत की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।